अभी जो आपके पास लास्ट 60 डेज बचा हुआ है, सब लोग समझ रहे हैं ना? ये 60 डेज स्ट्रेटजी। ये लास्ट 60 डेज हमारे लिए उस तरह का होता है, या लास्ट का जो फेज होता है, मतलब अगर आपको कुल मिला के कितना समय मिला, 6 महीना मिला, और 6 महीना को अगर 30 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 18 180 दिन बीत गया। 180 दिन का समय मिला, इसमें से 1/3 मतलब 60% हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा बीत गया। इसका बीत गया ना 66%। और इसमें आप क्या किए क्या नहीं किए आपको एक्चुअल में पता नहीं है ना? और आप लोग देखे होंगे, जब हम आपको कल एक टेस्ट लगाने के लिए बोले थे कि सब लोग पेपर 1 का टेस्ट लगाओ, और सब लोग पेपर 1 का टेस्ट लगा लिए। तो पेपर 1 के टेस्ट लगाने के बाद आप लोगों को महसूस हुआ होगा कि जो पहले आपका 15-16 रहता होगा, या 13-14 रहता होगा, अब उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। आया ना? अब आपका 18 से 20 क्वेश्चन सही होने लगा। किन्हीं-किन्हीं लोगों का 20 प्लस भी क्वेश्चन सही होने लगा। और हम लोग कितने यूनिट्स पढ़े हैं? जो भी 4 यूनिट्स पढ़े हैं हम लोग। आप लोग ये भी देखे होंगे कि 4 यूनिट से हमारा क्वेश्चंस भी आया है एग्जाम में। आया है ना क्वेश्चंस? आया था कि नहीं? जो आप पेपर 1 का टेस्ट दिए, उसमें आपका क्वेश्चन आया था कि नहीं? जो हम पढ़ाए उससे क्वेश्चन आया था कि नहीं? आईसीटी का आया होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से आया होगा, कम्युनिकेशन से भी आया होगा, और अगर आप सही से बनाए होंगे तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आया होगा। देखे होंगे तो इस चारों टॉपिक से आपको कुल मिला के 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप जानते होंगे। नोन क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन। ठीक है? और बाकी जो क्वेश्चन था वो अननोन था, लेकिन आपके अच्छे एफर्ट्स नहीं होने की वजह से आप इस 20 क्वेश्चन का फायदा नहीं उठा पाए। जो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए था, जो रिवीजन करके आपको याद करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। ठीक है? कोई बात नहीं। आने वाला जो 6 यूनिट्स है, इस 6 यूनिट्स को हम इधर आने वाला 60 दिन में खत्म करने वाले हैं। किसी भी हाल में 60 दिन में ये 6 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है? तो कुल मिला के आपके पास 10 यूनिट्स हो जाएंगे। इस 10 यूनिट से एग्जाम के अंदर कम से कम आपको 40 प्लस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए, मेरा मेरा जो रोल था आपके लाइफ में, एक टीचर का क्या रोल होता है? आप बच्चे नहीं है कि हम आपको रटा दें। तो इस एज में आपके लाइफ में मेरा रोल क्या है? गाइड का एक गाइड का, जो आपको गाइडेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको गाइडेंस कर रहा है। गाइडेंस में आपको हम क्या-क्या दे रहे हैं? आपको हम मोटिवेशन दे रहे हैं ना? आपको हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं, आपको हम कंटेंट भी दे रहे हैं, है ना? हम सब कुछ आपको जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो हम दे दिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या रोल है? आपका रोल होना चाहिए इसको एक ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह क्या करना? इसको फॉलो करना। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना आउटपुट पूरा इसमें नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें अपना पूरा आउटपुट देगा, वो बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। किसी भी हाल में बेटर रिजल्ट लेके आएगा। किसी भी हाल में लेके आएगा। देखिए, हमारा एक लिमिटेशन है। हम हद से ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे नहीं है कि हम आपको 2 थप्पड़ दे के आपको पढ़ा दें, जबरदस्ती आपको रटा दें। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आना चाहिए अब। अगर अभी आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या ही अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे?
क्या ही किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप अपने सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लेंगे? आपके हाथ में अगर कोई चीज सौंप दिया जाए, पीएचडी सौंप दिया जाए, रिसर्च सौंप दिया जाए, तो आप रिसर्च का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएंगे? आप तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। आपको हर महीने सैलरी दे दिया जाएगा 50,000 रुपया, हर महीने दे दिया जाएगा। आप क्या करेंगे 50,000? अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो इस 50,000 को क्या करेंगे? लुटा देंगे आप। लेकिन ये सरकार आपको लुटाने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए तो आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट होता है, वो लेता है कि आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है कि नहीं, आप सीरियस है कि नहीं। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा तो ये 50,000 नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो सरकार आपको 50,000 हर महीने देने वाला है। कब देगा? जब आप रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेंगे। और जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में रिस्पॉन्सिबल है, वो हर फील्ड में रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 50,000 आपको मस्ती करने के लिए नहीं मिल रहा है, ये 50,000 आपके रिसर्च बैकग्राउंड को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि आप एकदम स्मूथ रिसर्च कर सके, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ने लिखने वाला झंझट ना रहे आपके दिमाग में कि हम जॉब भी करें कि पढ़ाई भी करें। इसलिए गवर्नमेंट आपको देता है। पीएचडी तो बहुत लोग करते हैं, है ना? लेकिन आज जब एडमिशन की बात आती है पीएचडी में, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है? जेआरएफ को। क्यों मिलता है? हर यूनिवर्सिटी, हर डिपार्टमेंट यही चाहता है कि मेरे यहां जो स्कॉलर आए वो जेआरएफ आए, नेट वाला आए। पैट वाला इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने पैट वाला एक को भी लिया ही नहीं है। आपको पता है? एक को भी नहीं लिया है, सिर्फ जेआरएफ और नेट वाला को एडमिशन दिया है। जेआरएफ और नेट। पीएचडी वाला को भी नहीं दिया है, जो पीएचडी क्वालिफाई किया है। सोच के देखिए, आपके लिए एकदम शर्म की बात हो जाएगी, आपको लेगा ही नहीं कोई। आने वाला समय में कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो रहा है, इतना टफ हो रहा है कि आपको लिटरली कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगा अगर आप नेट जेआरएफ नहीं हो रहे हैं तो। क्योंकि उसको भी पता है कि आप पढ़ने में बोतल है, ढक्कन है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाले हैं तो आप नेट तो जरूर निकाल लेंगे। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, चार बार में निकाल तो जरूर लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद सोच के देखिए। जो लोग आपके सामने हम बैठे हुए हैं, हम सेकंड सेमेस्टर में ही मेरा नेट निकला, और आपका सेकेंड सेमेस्टर भी चल गया, थर्ड सेमेस्टर भी चल गया, फोर्थ सेमेस्टर भी चल गया, और उसके बाद वाला 2-3 साल भी चल गया, आज भी आपका नेट नहीं निकला है। सोच के देखिए आप किस लायक हैं। हम आपको जज नहीं कर रहे हैं आपके क्वालिफिकेशन से, हम आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होने की वजह से आपको बोल रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप किसी काम का नहीं है इस पृथ्वी पे। समझ में आई बात? तो आज से ही एक प्रण ले लीजिए कि, और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हम मात्र 2.5 महीने में, मतलब लगभग 70-75 दिन में, इसमें भी 4-5 दिन हम एंजॉय ही किए होंगे। मात्र इतना दिन में मेरा जेआरएफ 2 मार्क्स से छूटा था, मतलब 2 क्वेश्चन सही होता 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन सही होता मेरा जेआरएफ हो जाता। समझ में आ रही है बात? आपके पास 60 दिन है, ये बहुत बहुत समय है आपके पास। और आप मेरे जैसा बिना गाइडेंस के नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे को कोई तो गाइडेंस करने वाला भी नहीं था। आपके पास तो गाइडेंस करने वाले हैं पढ़ाई ना, वाला स्ट्रेटजी हम लोग को ही बता दीजिए। ठीक है? आपके पास तो गाइडेंस भी देने वाला है आपको,
कंटेंट भी देने वाला है, आपको मटेरियल भी देने वाला है इंसान, तब भी आप उसके जैसा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि मेरा क्या प्रिपरेशन था, मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। तब हम कैसे अपना अ, जो लास्ट का 70 दिन था उसमें कैसे प्रिपरेशन किए थे वो बता रहे हैं आपको। आपको उम्मीद नहीं होगा 2013 से लेके 2021 तक का कितने साल हुआ? कितना साल हुआ? 8 साल। 8 साल सर। हाँ, 8 इयर्स का हम पेपर 1 जो होता है उसका पूरा PYQ बना लिए थे। पूरा बना लिए थे 8 साल में। 8 साल का जो पेपर 1 का PYQ है, हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। हम सारा PYQ 2013 से 2021 तक का बना लिए, ठीक है? और बनाने के बाद सिर्फ जैसे आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देके खत्म नहीं, उस सबका हम सॉल्यूशन पढ़ते थे। सारा का सॉल्यूशन समझते थे, मैथमेटिक्स का एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते थे, बनाने का को प्रयास करते थे। अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमको दिखता था, तो उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम नोट करते थे अपने कॉपी में। और आपको पता है, हमको नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसे करता होगा। मेरे पास फ़ोटोज़ तो कोई क्लिक नहीं करने वाला था, अकेले गए थे। हम नोटबुक लेके गए थे एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे कॉपी लेके गए थे। हमको खुद नहीं, हम ज़िंदगी में पहली बार किसी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे कॉपी लेके गए थे। हम अपना जो नोट बनाए थे वो कॉपी लेके गए थे सेंटर पे। मेरी एक दोस्त मिली थी, मतलब सीनियर ही थी और मेरे साथ ही एग्ज़ाम दी थी। उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो वो बोल रही थी कि क्या रंजीत आप तो कॉपी लेके सेंटर पे पहुँच गए। सब एन्जॉय कर रहा था, बात कर रहा था, अंदर जाने वाला था। हम एग्ज़ाम जैसे 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू होता है, 8:30 में गेट क्लोजिंग होता है। हम 8 बजे तक 8 एएम तक कॉपी पढ़ रहे थे वो। आप बताइए, आप लोग ऐसे कर सकते हैं? आपके अंदर सीरियसनेस है इतना? कितना एग्ज़ाम आप सेंटर पे कॉपी लेके पहुँचे हैं पढ़ते हुए? हम बाइक से नहीं गए थे, जानबूझ के ऑटो से गए थे ताकि ऑटो में भी पढ़ ले थोड़ा-सा। ठीक है? ख़ैर ये तो अपना-अपना एक वो है, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। हम सीरियसनेस की बात कर रहे हैं कि मेरे को करना था, मेरे को बस दिखाना था कि मेरा हम ना रिज़ल्ट ला सकते हैं, ला के दिखाना था। हम सोच लिए थे कि इस बार मेरा कम से कम नेट होना ही चाहिए किसी भी हाल में। समझ रहे हैं? किसी भी हाल में होना चाहिए। इसीलिए हम पूरा जी-जान लगा दिए थे। तो हम ये पेपर 1 के बारे में बोले और पेपर 2 हम कैसे पढ़े थे? जैसे मेरा हिस्ट्री है ना? तो हिस्ट्री का भी हम कुछ भी कि हिस्ट्री तो जनरली यूपीएससी, बीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान तो पढ़े ही थे। इस हिस्ट्री को सारे कॉम्पिटिशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं लोग। इस हिस्ट्री को हम अलग से कुछ नहीं पढ़े। हम इस हिस्ट्री को वही 2013 से लेके 2021 तक का सारा पीवाईक्यू पढ़ गए। बहुत पढ़ते थे, बहुत सारा। मतलब 10 12 घंटा 12 घंटा कम से कम पढ़ते थे, तो 14-14 घंटा हम रिकॉर्ड बनाए हुए हैं पढ़ने का, लेकिन 12 घंटा 10 घंटा ज़रूर पढ़ते थे। क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई काम था नहीं वहाँ पे, खाना बनाना है, पढ़ना है, तो 2-2 3-3 दिन रूम से नहीं निकलते थे, पढ़ते रहते थे। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, हिम्मत है और आप कर सकते हैं इतना, तो सब कुछ करते हुए 7 इयर्स का आप दोनों पेपर का पेपर 1 और 2 का आप पीवाईक्यू पढ़ जाइए। पढ़ना नहीं है, याद कर लीजिए।
याद कर लीजिए। आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। इसका हम 80% चांस है और नेट का 100%, 100% गारंटी निकल जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा तो। सर हम लोग को तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है पेपर 2 का। हम एक स्ट्रैटेजी बताए हैं कि हम कैसे पढ़े थे वो, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जेआरएफ 80% क्यों बोले, इसीलिए बोले। लेकिन अगर आप जेआरएफ 100% लाना चाहते हैं, तब भी आपके पास ये 60 दिन सफिशिएंट है। इस 60 दिन में आप जेआरएफ भी ला सकते हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो जेआरएफ 100% ला सकते हैं। और नेट नेट तो 200% श्योर रहिए कि हो ही जाएगा। समझ गए? तो मेरा 96.81 परसेंटाइल आया था। ठीक है, तब और 97 पे परसेंटाइल पे जेआरएफ था। समझ गए? 97.71 करके ऐसे करके था। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये एक मेथड है, इससे आप आराम से नेट निकाल सकते हैं। अभी हम एक गाइडेंस के रूप में आपके सामने आए हैं और हम आपके एक टीचर भी हैं और आपको क्लासेस भी लेते हैं। हर एक चीज आप देख रहे हैं मेरे को, आपके सामने हम। ठीक है, तो वो तो मेरा अपना स्ट्रेटजी था और आप हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे स्ट्रेटजी से पढ़ के आप जो हम स्कोर किए हैं वो आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं। मेरा साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है, पहला। दूसरा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा किए हैं। ठीक है, इसमें हम यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, ठीक है, दरोगा, यूपीएससी को छोड़ के सबका पीटी निकाले हम। ठीक है, दरोगा का तो मेंस एग्जाम छूटा था। एसएससी भूल गए लेकिन। हाँ, एसएससी। लेकिन एसएससी पे हम कुछ खास ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, हाँ, एसएससी में तो मेरा तो पहले अटेम्प्ट में जीडी निकला था, एसएससी जीडी। खैर, बिहार पुलिस तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे कि कई बार हम बिहार पुलिस एग्जाम निकाले होंगे। तो मेरा एक अपना बैकग्राउंड था। क्या था? मेरा एक कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड था। मेरा हिस्ट्री ठीक ठाक था, क्योंकि हर एक कंपटीशन में हिस्ट्री पढ़ते हैं। साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा था। हम अच्छे से चीजों को समझ पाते थे। टेक्निकल अच्छा है तो पेपर 1 पे हम जल्दी से कमांड बना पाए। मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, तो हम पेपर 1 में 8 गो मैथ का क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए। 8 क्वेश्चन मैथ का होता है, 5 डीआई होता है और 3 होता है मैथ का। 8 कुल मिला के क्वेश्चन, 8 गो मेरा सही होता है कंफर्म। रीडिंग कंप्रहेंशन 5 गो कंफर्म सही होता है, 13 गो तो ऐसे ही हो गया मेरा। वो होना ही है, 13 गो छोड़ के बाकी सब आ जाइए। मेरे लिए न्यू क्या था पता है? एक था कम्युनिकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मेरे लिए न्यू था। बाकी सब कुल मिला के कॉमन था। समझ गए पेपर 1 में। तो आप मेरे स्ट्रेटजी पे पूर्ण रूप से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा था उसमें, कंपटीशन में। आपके लिए क्या जरूरी है ये हम बेहतर जानते हैं आपको। समझ रहे हैं? आपके लिए क्या जरूरी है ये हम बेहतर जानते हैं आपको। तो लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो किए, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट लाने से नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। लेकिन आप फॉलो कर पाएंगे तब, ईमानदारी से। नहीं कर पाने के बाद मेरे आगे मुंह नहीं दिखाइएगा आप।
कि सर हम फॉलो नहीं कर पाए तब भी मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो नहीं आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर आप फॉलो कर लिए इस 60 डेज स्ट्रैटेजी को, तो आपका रिजल्ट कंफर्म होना है तीनों में से किसी एक कैटेगरी में। लास्ट वाला कैटेगरी तो छोड़ ही दीजिए, उसको हम मानते ही नहीं है। आपका ऊपर का 2 कैटेगरी जेआरएफ या नेट कंफर्म होगा, सबका होगा जो इस 60 डेज के स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। समझ गए? लिए तो सबसे पहला स्ट्रेटजी हमारा पेपर 1 के लिए होगा। किसके लिए? पेपर 1 के लिए। ठीक है? पेपर 1 में हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको एक प्रिविलेज मिल रहा है कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। किससे? मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको जो भी नोट्स होगा, कंटेंट्स होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो हम उपलब्ध करा देंगे आपको। सबको पता है कि हम उपलब्ध करा देंगे आपको। ठीक है? तो सबसे पहला पेपर 1 में आपको क्या करना है इस 60 दिन में? ठीक है? सबसे पहला काम करना है कि मेरा आज से एक भी क्लास मिस नहीं करना है। एक भी क्लास मिस नहीं करना है। पहला वचन, पहला स्ट्रेटजी का पहला वचन। दूसरा, जो भी पीडीएफ देंगे हम, पीपीटी, जो पीपीटी दिया जाएगा, सभी को कंठस्थ कर लेना है। क्या कर लेना है? कंठस्थ करना है। ठीक है? किसी भी हाल में कंठस्थ कर लेना है सभी को। पेपर 1 के लिए बोल रहे हैं। तीसरा, आप इस 60 दिन में, जो 60 दिन है उसमें 20 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। कितना? 20 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पेपर 1 का 20 पीवाईक्यू। ठीक है? और सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? सॉल्यूशन को पढ़ना है। चलिए, 20 है ना, इसमें से 10 पीवाईक्यू हम करवा देंगे क्लास में। ठीक है? 10 पीवाईक्यू हम क्लास में करवा देंगे आप लोगों को, कोई शक नहीं। लास्ट में हमारे पास 10 दिन बचेगा, या हम क्लासेस लॉन्ग टाइम के लिए लेंगे और आप लोग का 50 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है? चलिए, ये हो गया। और जिसके पास पीवाईक्यू बुक नहीं है, पेपर 1 का जिसके पास पीवाईक्यू बुक नहीं है, वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से यूथ कंपटीशन का बुक ले लेंगे। कौन सा? यूथ कंपटीशन का पेपर 1, यूथ कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर 1 पीवाईक्यू परचेज कर लेंगे। यूथ का खरीदेंगे। ठीक है? उसका बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छा अपडेटेड तक दे रखा है। मिल जाएगा आपको आसानी से, स्टोर पे भी मिल जाएगा और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। अगर खर्च नहीं करेंगे तो फिर अब इतना सारा, इतना बड़ा एग्जाम निकालने जा रहा है। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है यूजीसी नेट, बहुत बड़ा एग्जाम है। तो आपको थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। घर बैठे फ्री में तो सब हो नहीं जाएगा। हम आपको इसका, अगर आप ऑफलाइन नहीं खरीद सकते तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और हम इसका पीडीएफ आपको भेज चुके हैं टेलीग्राम पे। पीडीएफ भेजे है ना टेलीग्राम पे? व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे भेजे हैं इसका पीडीएफ। ठीक है? तो आप इसको देख लेंगे। तो हमारे बस आपको इतना ही करना और कुछ नहीं। मेरा एक भी क्लास मिस नहीं करना है। जो पीपीटी देंगे उसको किसी भी हाल में याद करना है, और 20 पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जिसमें से 10 तो आप हम ही करवा देंगे। लेकिन अगर हम नहीं करवा पाए तो आप 20 सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू। ईमानदारी से सॉल्व करेंगे खुद से, हम नहीं बोलने जाएंगे। आप कैसे समय निकालेंगे ये आपका जिम्मेदारी है। ठीक है? यूथ कंपटीशन का आप पीवाईक्यू लेके उससे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इससे आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है।
पेपर 1 में। समझ गए? समझ गए? जी सर। चलिए, तो पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 में हमको क्या करें? पेपर 2 में हम क्या करें? देखिए, पेपर 2 सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना? तो हम एक कॉमन स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आप क्या करेंगे, ठीक है? सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी के कोई बुक पढ़ रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन पढ़ रहा है ना? या कोई जो हम कब सिलेबस कंप्लीट करने का स्ट्रेटजी बताए थे, वो सेल्फ स्टडी से कर रहा है ना? तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन से आप पेपर 2 कंप्लीट कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं, जी सर, कर रहा है ना? सेल्फ स्टडी मतलब या तो आप बुक से पढ़ रहे हैं, या सेल्फ स्टडी में ही ये बुक वाला सेक्शन आ गया, तो या आप सब्सक्रिप्शन से वीडियो देख रहे हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास होगा ही होगा। हम जो 100 डेज का स्ट्रेटजी बताए थे, उस 100 डेज में आपको बताए थे कि आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बताए थे ना? तो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में आपका वो सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। 15-20 दिन में आपका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि इतना दिन आपका बचा हुआ है, ठीक है? तो वो हो गया। तो ये तो आपका उसको पूरा करने का एक तरीका हो गया, सिलेबस को कंप्लीट करने का। अब एक्स्ट्रा आप इसमें कॉमनली क्या करेंगे, है ना? जैसे हिस्ट्री वाला है, तो हिस्ट्री वालों के लिए हम जो नोट्स दे रहे हैं, जो हम नोट्स दे रहे हैं और हम क्लासेस ले रहे हैं, वो सफिशिएंट है। मेरा क्लास सफिशिएंट है उनके लिए। अगर वो क्लास को अच्छे से रीड कर रहे हैं, तो क्लास सफिशिएंट है उनके लिए। लेकिन क्लास के बियॉन्ड भी क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना, सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं हो जाएगा। आप उसको पूरा को याद नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको ये पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम आपको, अभी आपका कितना साल हुआ? 2013 से अगर जोड़े, 2025 चल रहा है, 2024 तक का, तो आप 2000 ज्यादा नहीं, 2018 से लेके 2025 तक का PYQ सॉल्व करेंगे, पेपर 2 का, ठीक है? और इसके सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को याद करना है। समझ गए? 2018 से लेके 2025 कितने साल हुए? 7 इयर्स। और 7 इयर्स में आपको पता है 700 क्वेश्चन पढ़ना है मात्र आपको। कितना? 700 क्वेश्चन ही पढ़ना है। एक 1 ईयर में एक ही क्वेश्चन होगा ना? सॉरी, 7 नहीं, 7 गुने 2 होगा। हर 6 महीना पे होता है, तो 7 दूना सर। 1400 क्वेश्चन पढ़ना है मात्र। 1400 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके सॉल्यूशन को पढ़ना है। और एक और खास बात आपको बता रहे हैं, अगर ये 1400 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप, ये 1400 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए, तो आप देखेंगे इसमें से लगभग हर एग्जाम में, जैसे अभी इस साल एग्जाम दिए, तो आने वाला 2-3 साल 4 साल में वो एग्जाम लगभग 50% जो होता है क्वेश्चन रिपीट होता है। 50% क्वेश्चन रिपीट हो गया। मतलब जो भी आप एग्जाम दिए, जैसे अभी दिए एग्जाम इस साल में, उस साल में अगर 100 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन आपको पूरा 2017 से 2018 से लेके 2025 तक का जो 1400 क्वेश्चन होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए, अगर आप
पूरा 1400 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 50 क्वेश्चन तो आपका यहीं से रेडी हो गया। 50 क्वेश्चन रेडी हो गया ना, हुआ कि नहीं? जी सर। और जी अगर सर। बाकी 50 में अगर आप तुक्का भी मार दिए, समझ गए, तुक्का भी मार दिए तो 50 में से आपको 20 गो आ ही जाएगा, क्योंकि तुक्का आप बेवकूफ की तरह तो मारेंगे नहीं, इसका भी हमें स्ट्रेटजी बताएंगे आप। और आप जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वहां से भी तो आप दिमाग लगाएंगे। तो 50 में से 20 आ गया, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन आपका सही हो गया। और पेपर 1 में का पेपर 2 में काफी है 70 गो। समझ गए? तो देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ में आप क्या बना रहे हैं, पीवाईक्यू। सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं आप, बताए थे ना, अभी पहले बताया ना कि पहला काम क्या है आपको, आपका सिलेबस कंप्लीट करना, और दूसरा काम क्या है, पीवाईक्यू। तो सिलेबस तो आप कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आपको अपना 60 गो क्वेश्चन की क्या बोलते हैं, 1400 क्वेश्चन किसी भी हाल में सॉल्व करना है। अब आप लोग मुकरेंगे नहीं क्योंकि वचन दिए हैं। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आंख बंद करके सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे नहीं, है ना? तो सिलेबस आपका कितना दिन में कंप्लीट होगा? मान लीजिए इस 30 दिन में आपका सिलेबस कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। जी सर। तब भी तो आने वाला 30 दिन आपके पास रहेगा, तो इसमें आप रिवीजन भी तो कर सकते हैं पूरा सिलेबस को। और रिवीजन और प्लस पीवाईक्यू कितना, 1400। जीआरएफ 100%, नेट 200%। पीएचडी को हम कंसीडर ही नहीं करते इस एग्जाम में, वो तो बेवकूफ से बेवकूफ एग्जाम बैठेगा आ जाएगा। और जो नहीं आ रहा है जिसको, वो उस बेवकूफ से भी बदतर इंसान होगा, उसी को नहीं आ रहा पीएचडी। समझ गए? अब हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। और बात रही कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम आपसे रैंडमली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ तक पहुंचा आप, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट कर रहा है तो सिलेबस कंप्लीट करो और पीवाईक्यू पे जाओ। अभी बुक पढ़ के अपना समय वेस्ट नहीं करो। और अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है कि हम 30 दिन में उसको खत्म कर देंगे पूरे सिलेबस को, तो बुक उठाओ, चैट जीपीटी उठाओ, चैट जीपीटी नहीं मतलब नोट्स उठाओ, बुक उठाओ, सब्सक्रिप्शन उठाओ, और जहां से भी आपको कंटेंट मिले सिलेबस कंप्लीट करो। देखो, बुक पढ़ने का हम आप लोगों को मेथड कई बार बता चुके हैं। इस बुक को कभी थ्रोली पढ़ो ही नहीं, हम नहीं जानते हैं इस बुक में थ्रोली कहाँ कहाँ क्या है, हमको बुक याद नहीं करना है। मेरा सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक को इस बुक में ओपन करेंगे और उसको रीड करेंगे, और जो नोट करने वाला होगा उसको नोट करेंगे, और बुक बंद। और हमको कुछ नहीं करना है। समझ गए? तो आप लोग अपना जो कमिटमेंट किए हैं उसको आज पूरा करेंगे, आज से। और हम कुछ नहीं जानते हैं। आपको किसी भी हाल में वो 1400 क्वेश्चन पेपर 2 का कंप्लीट करना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन को भी पढ़ना है। पढ़ जाओ, अपना एक एक मिनट लगा दो, अपना जी जान लगा दो। सिर्फ हड्डी बचा रहना चाहिए, ठीक है? मांस ना दोबारा शरीर में आ जाएगा। गला दो हड्डी, बोलता है ना कि गला दो मांस, हड्डी बचा के रखो, मांस फिर से आ जाएगा।
पूरा एनर्जी लगा दो, जी जान लगा दो, दिसंबर में कुछ ना कुछ लेके आओ यार। इस दिसंबर को ऐसे नहीं जाने दो। बिल्कुल नहीं जाने देना है ऐसे इस दिसंबर को। ठीक है। समझ गए। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा मेरा बुरा आदत है कि हमको नहीं समझ में आता तो हम छोड़ते ही नहीं है। चाहे 4 घंटा लगे, चाहे 5 घंटा लगे, हम करते ही रहते हैं। ठीक है। तो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ तरीका है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आपको, आपके सहूलियत के लिए, अगर कोई टॉपिक पढ़ रही हो, ठीक है, और अगर इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते ना आपका दिमाग हैंग करने लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दो वहीं पे। क्या करना है, उसको छोड़ दो, उसको कंप्लीट नहीं करो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। देखो, जैसे आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे वाला ना आपको, अगर आगे वाला अगर कंप्लीट कर पाए, तो ये बाद में जब इसके पास जाए, छोड़ने के बाद इसको भूल नहीं जाना है। एक कॉपी लिख लो यहाँ पे, एक कॉपी का लास्ट पेज लिख लो, और इसमें जो मतलब बचा हुआ जो वो होगा टॉपिक, बचा हुआ टॉपिक लिख लो इधर, और जो भी टॉपिक बच रहा है उसको 1 2 3 करके लिखते जाओ। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को ना निगेटिव मैसेज नहीं जाएगा। जैसे आप अनसक्सेसफुल होते हैं किसी चीज में, तो हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा दिमाग ना निगेटिव थॉट्स अपनाने लगता है। अबे यार, हो नहीं रहा है मेरे से, हम छोड़ दें, क्या पढ़ाई करें, हम थक गए, एकदम जिंदगी झंड हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप निगेटिव हो जाएंगे। उस निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपने दिमाग को सिग्नल दो कि बेटा ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हमको क्या करना है, हमने इसको उठा के अभी साइड में कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको उठा के साइड में रख देते हैं, बाकी कंप्लीट होने के बाद लास्ट में इसको हम देख लेंगे। तो हमारे दिमाग को क्या मैसेज गया, एक पॉजिटिव मैसेज गया कि हम इसको, इससे हम हार नहीं माने हैं। क्या समझे, इससे हम हार नहीं माने। चलो हम एक जिंदगी से परिभाषा देते हैं, एक जिंदगी से आपको एक जिंदगी के एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। जैसे इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर, अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा क्या बोले, अगर आपके थॉट्स नहीं मैच हो रहे हैं उसके साथ, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। आप शादी तो कर लिए, साथ में रह रहे हैं या रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन आपका बहुत कन्फ्लिक्शन हो रहा है, बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। क्या, पहला ऑप्शन होता है, उससे खूब लड़ाई करो, खूब लड़ाई करो, और लड़ाई करने के बाद जाके सुसाइड कर लो। ठीक है। तो देखते होंगे कि बहुत सारे डेथ जो होते हैं, सुसाइड्स जो होते हैं, वो रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, उसको मार दो। तो मारते तो बहुत कम लोग हैं, खुद मर जाते हैं ज्यादातर। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हो गया। और तो ये सुसाइडल वाला, आत्महत्या वाला, या मरने या मारने वाला एक ऑप्शन हो गया। दूसरा हो गया, प्रार्थना कर लो हाथ जोड़ के, और कहो कि भैया आपके साथ मेरा जिंदगी यहीं तक था, अब हमको मूव ऑन करना है। आप प्लीज जाइए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, यहां से हम दोनों का रास्ता अलग हो गया। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को आप वहीं पे छोड़ दिए और आप आगे निकल गए, है ना। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमेशा होता है, एक ही ऑप्शन नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो टॉपिक हुआ हमारे पास, अगर ये हमारे से नहीं हो पा रहा है, तो इसको उठा के इधर रख दो कि भैया हम आपको बाद में देख लेंगे, पहले हमको आगे भी देखना है। मेरा जिंदगी ना बहुत आगे बढ़ा पड़ा है, मेरे आगे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
सिर्फ आप ही के भरोसे से मेरा दुनिया नहीं चलने वाला है, ठीक है? और ये भी बात सही है, आप एक ही इंसान को अपना दुनिया मत बनाओ कभी भी मत बनाओ एक इंसान को अपना दुनिया, चाहे पार्टनर हो या हस्बैंड हो या कुछ भी हो, है तो वो एक इंसान ही ना। आज आपके साथ है, कल अगर आपको कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया, तो आप तो अकेले ही हो जाएंगे। आप उसको एक दोस्त की तरह रहो ना, एक नॉर्मल, एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह रखो अपने जिंदगी में। हम सब लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। चाहे कोई भी हो, हमारा बच्चा हो, हमारी माँ बाप हो, हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ, कोई भी हो, अगर वो चले जाते हैं तो हम उनके लिए चल नहीं जाते हैं। हम कुछ दिन शोक मनाते हैं, मिस करते हैं उनको, फिर आगे मूव ऑन कर जाते हैं जिंदगी में। एक ही चीज को दुनिया नहीं बनाना, इसको सर पे लेके एकदम बोझ लेके नहीं जीना है। इसको चुपचाप उठा के और इधर रख दो और नेक्स्ट वाला चूज करो। तो ये क्या देगा आपको? एक पॉजिटिव मैसेज देगा आपके दिमाग को। और ये पॉजिटिव मैसेज क्या देगा? जब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, और जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसको देखने जाएंगे तो इसको भी महसूस हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत बड़का बड़का दुनिया देख ली, हम तो इसके सामने क्या है। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. हाँ, तो जो नहीं समझ में आए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे, उसको उठा के साइड में रख दो, लिख के रखो, उसको छोड़ो नहीं, भूलो नहीं, उसको लिख के रखो, और इधर कंप्लीट करने के बाद उसमें लग जाओ फिर। ठीक है? अब जैसे कोई आदमी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा हो गांव से बाहर जाके, और उसके गांव में अगर कोई आदमी जमीन हड़प रहा हो, उसको गाली दे रहा हो, उसको धमकी दे रहा हो, तो वो क्या करेगा? वो अपना प्रिपरेशन छोड़ के आके इससे लड़ाई करेगा, या कुछ दिन के लिए इसको उठा के इधर रख देगा और अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहेगा और आईएएस बनेगा, इसको दो को पुलिस भेज के मार पीट के इसको अपना जमीन छुड़ा लेगा। उसके पास दोनों ऑप्शन है। आपको सोचना है कि अपना जिंदगी यहीं पे तबाह करना है कि आगे बढ़ के आके इसको सॉल्व करना है। समझ गए?